नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। कितनी सारी चीज़ें जो मैं जानता भी नहीं हूँ, पढ़ता हूँ, और मैंने सोचा कि आप भी शायद जानते नहीं हो, तो मुझे बताने के लिए कि मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ वीडियो बना लूँ। तो एक शब्द मैंने पढ़ा, घेड़ क्षेत्र। वो घेड़ क्षेत्र क्या है? तो मानसून में नदियों का घेड़ घेड़ में भरा जाता रहता है, और मानसून के बाद यहाँ बुआई शुरू होती है, जिससे बुआई के बाद फसल को पानी कम पड़ता है। यहाँ के काक की नमी के कारण काप जो होता है वो मूल फसल पकती है, जो माधवपुर घेड़ क्षेत्र की एक खास विशेषता है। मैं माधवपुर घेड़ की बात करता हूँ, और माधवपुर गांव के आसपास का क्षेत्र घेड़ के रूप में जाना जाता है। उसकी भी एक अलग विशेषता है, और सामान्यतः किसी नदी के स्रोत से मुहाने तक 3 भाग होते हैं: गिर प्रदेश, मैदान प्रदेश और मुख प्रदेश। जिसमें मुहाने के पास नदी की गति धीमी होती है, वहाँ कांप को कसने की शक्ति नहीं होती, इसलिए मुहाने के पास कांप एकत्रित होता जाता है, और नदी के ऐसे हिस्से को घेड़ कहते हैं। जब फ्लो कम होता है तो कांप धीरे धीरे सेटल होता है। तो वहाँ कांक को कसने की शक्ति नहीं होती, इसलिए मुहाने के पास कांक एकत्रित होता जाता है, और नदी के ऐसे हिस्से को घेड़ कहते हैं। सौराष्ट्र में द्वारका से सोमनाथ तक के क्षेत्र में 2 मुख्य घेड़ हैं, एक बरडा घेड़ और दूसरा सोरठ घेड़। सानी, सोरठी और वर्तुओं का घेड़ बरडा घेड़ कहलाता है, और पोरबंदर, कुतियाना, केशोद और मागरोड जूनागढ़ जिले के निचले इलाकों में भादर नदी, उजत नदी और मधुबंती नदी के घेड़ क्षेत्र स्थित है। यह पश्चिमी तट का सबसे बड़ा घेड़ है, और भादर नदी से बनने वाले घेड़ को भादर कांठो, और उजत नदी का तथा मधुबंती नदी से बनने वाले घेड़ को घेड़ कहा जाता है। और घेड़ का क्षेत्र जहाँ समाप्त होता है, वहाँ से अलग पड़ने वाले क्षेत्र को नादेड़ कहा जाता है। मतलब ये सबसे बड़ा फलद्रुप प्रदेश होता है, जहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कांप से मतलब फलद्रुप ज़मीन होती है, और अच्छा पाक आप ले सकते हैं। तो ये मैंने सोचा कि घेड़ शब्द क्या है, जो आप तक पहुंचाने की मेरी ये कोशिश है। चलो, एक ये बात मैंने की, वो गुजरात की है। चलो, एक और ऐतिहासिक बात, वफादारी क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है। हम धर्म को जोड़ देते हैं, राजकारण को जोड़ देते हैं, लेकिन वफादारी में धर्म और राजकारण नहीं आता है। वफादारी वफादारी होती है। तो मैंने जो आर्टिकल्स जो पढ़ा, और उसमें जो पिक्चर फोटोग्राफ्स देखा, वो बैरम खान, वो शख्स जिसने हुमायूं की मौत के बाद हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद को दोबारा यकीनी बनाया था। बैरम खान का जिक्र करने की एक ख़ास वजह मैंने इसके लिए कि 31 जनवरी 1561 में एक अफ़गान सरदार ने गुजरात में बैरम खान का कत्ल कर दिया था। इस अफ़गान सरदार के पिता को बैरम खान ने एक जंग में कत्ल किया था। दरअसल बैरम खान शहंशाह अकबर के हुक्म से हज के सफ़र के लिए मक्का जा रहे थे। बैरम खान को
मुग़ल बादशाह बाबर ने अपने बेटे हुमायूं के साथ बेटे की तरह पाला था और बाद में बैरम खान ने अकबर की अपने बेटे की तरह हिफाजत की और जिंदगी भर साय की तरह हुमायूं के दोस्त बनकर वो रह गए। बैरम खान ही थे जिसकी वजह से मुग़लों ने हेमू जैसे ताकतवर राजा को हराकर वापस दिल्ली पर कब्जा किया। बैरम खान हुमायूं के साड़ू, अकबर के मंत्री और अब्दुल रहीम खाना के वालिद भी थे और बैरम खान ने मुग़लों के लिए कई जंग फतह की। जब हुमायूं ने चांपानेर गुजरात के लिए किले पर घेरा डाला और किसी तरह से दाल गलती से न देखकर 40 मुग़ल जंगजू सीढ़ियों के सहारे किले में कूद गए और जिनमें बैरम खां भी थे और किला फतह कर दिया गया और शेर शाह से चौसा की जंग में लड़ते वक्त बैरम खां भी साथ ही थे और पानीपत के जंग में बैरम खान ही थे। कनौज की जंग में भी वही लड़े। इन सभी घटनाओं ने हुमायूं और बैरम खां को एक खास दोस्ती के बंधन में बांध दिया था। आसान शब्दों में कहे कि मुग़लों के कटप्पा थे जिसने अपनी सारी ज़िंदगी एक वफादार बनकर उनकी हिफाजत में गुजार दी और जो मुग़ल साम्राज्य में बाबर के बाद हुमायूं, अगर ये ऐसा इंसान उसको नहीं मिलता तो मुग़ल साम्राज्य फिर में सत्ता में नहीं आ सकते थे। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है वफादारी और वफादार सिर्फ कुटुंब में कुछ समाज में ऐसा नहीं हो सकता है। वफादार है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। वफादारी वो इंसान की एक पहचान है। तो आपको भी समझना चाहिए कि जहाँ अगर आप भ्रष्टाचारी लोगों को साथ देंगे, बेवफा लोगों को साथ देंगे तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।